नमस्कार, मेरा नाम है भावना और आज एनएलपी क्रैश कोर्स जो हम कर रहे हैं उसकी सेकंड क्लास है। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बोला था कि बिलीफ के बाद हम स्टेट और सब्जेक्टिविटी ये सब जो फंडामेंटल्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टेट्स को स्टडी करते हैं। वैसे पहली वीडियो इतनी लंबी नहीं चाहिए थी मुझे, मैं कोशिश करूँगी बाकी और छोटी ही रखूँ, बट चीज़ें एक्सप्लेन करने में कभी कभी टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। तो हम स्टेट की बात करते हैं। स्टेट को हिंदी में कहते हैं अवस्था। सॉरी, एक मिनट के लिए मैं रुक रही हूँ। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको ये नहीं बताया था कि जो एनएलपी है इसके फाउंडर थे रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्राइंडर। और उन उन जो फाउंडर्स थे उनसे सीखे हुए कुछ लोग हैं, जैसे डेविड स्नाइडर और टोनी रॉबिन्स की एक नहीं बहुत सारी फेमस किताबें हैं। उनमें से दो का नाम मुझे अभी याद आ रहा है, अनलिमिटेड पावर और अवेकन द जाइंट विद इन। तो अनलिमिटेड पावर से बहुत सारे रेफरेंसेस मैं आपको लेके यहाँ पे पढ़ाऊंगी, कुछ रेफरेंसेस डेविड स्नाइडर से भी, और एक इन लोगों के साथ जॉन ग्राइंडर और रिचर्ड बैंडलर के साथ एक फैमिली थेरेपिस्ट काम करती थी, वर्जीनिया सटेर। तो वर्जीनिया सटेर या सतेर जो भी थे, तो उनकी मेरे पास पीडीएफ है उनकी बुक का। तो मैंने बहुत सारे जगहों से बहुत सारी चीज़ें ली हुई हैं, उनको कंबाइन करके मैं आपको बताऊंगी। आपको किताब पढ़नी हो तो आप खरीद सकते हैं, अनलिमिटेड पावर बहुत अच्छी किताब है, ज़रूर पढ़ें। जो स्टेट है ये मैं उसी किताब से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये डेविड स्टाइडर के एक वीडियो से भी मैंने लिया हुआ है कुछ पॉइंट्स यहाँ पे। तो चलिए पढ़ते हैं स्टेट के बारे में। स्टेट मतलब हिंदी में अवस्था। जैसे अगर आप खुश हैं, यहाँ पे लिखा है ना, आप प्यार में हैं तो आप स्टेट ऑफ बीइंग कॉल्ड लव में हैं। आप गुस्से में हैं, आप जॉय में हैं, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, आप फियर में हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, कंफ्यूज्ड हैं। और हमारी स्टेट बहुत ज़्यादा इस बात पे फ़र्क डालेगी कि हम जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट या आउटपुट क्या होगा। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि मैं इससे रिलेट कर पाती हूँ। तो मुझे याद है जब मैं लिटरेचर हिंदी से मेरा पीजी हो रहा था तो मेरा वाइवा था। तो वाइवा में ना मैं बड़ा डरी हुई थी क्योंकि एक प्रोफेसर थे, वो पता नहीं नंबर काटने के लिए मशहूर थे। बच्चे ना बड़े कॉन्फिडेंस में रहते थे, बहुत एजुकेटेड, अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट किया हुआ रहता था, बट उनको देखते ही सब डरने लगते थे और सब गड़बड़ करते थे वो क्वेश्चंस जो कि उन्हें आते रहते थे ड्यू टू स्टेट ऑफ फियर। वो सारे ना डर जाते थे उनको देख के। और एक बार सारे बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि उनकी तबीयत बिगड़ गई और एक दूसरे कॉलेज से एक प्रोफेसर आए, उन्होंने वाइवा लिया और सबके बहुत ब्रिलियंट मार्क्स आए। मेरे खुद 95 आउट 100, मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था, लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स, क्योंकि हम लोग बहुत प्रिपेयर करके रखते थे। प्रॉब्लम ये थी कि हम उनसे डर जाते थे और सब एकदम गड़बड़ झाला कर देते थे सारे बच्चे। और वो होता भी है, आप प्रोफेसर से थोड़ा डरते भी हैं, कुछ तो ऐसे होते भी हैं जो कि डराने के लिए फेमस होते हैं। तो सोचिए स्टेट हमारी बदल जाती है। आप लोगों ने कभी मुझे अच्छे से अपना याद है, बहुत बार जैसे कुछ भी हमें चाहिए होता था, हमारी थोड़ी सी एनजायज डिमांड्स होती थी या कुछ भी खिलौने लेने, कुछ भी कहना हो, तो हम लोग देखते थे कि पापा का मूड कैसा है, उनके मूड के हिसाब से बात करेंगे। ये स्टेट की बात है कि अगर मूड अच्छा है, हमें नहीं पता होता था कि ये अच्छे स्टेट में, हम मिलता था पापा अच्छे मूड में, अभी मांगेंगे तो मिल जाएगा। अपने प्यार में लोगों को देखा है, मैंने अपने दोस्तों को देखा हुआ है, उनको कुछ भी कहे तो बुरा ही नहीं लगता। तो आपकी स्टेट जो, आप कॉन्फिडेंस के स्टेट में हो, इतने कॉन्फिडेंस से लोग झूठ बोल देते हैं कि सामने वाले यकीन कर लेते हैं। तो आपकी स्टेट आपका रिजल्ट प्रोड्यूस करने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्टेट की बात भी एनएलपी में की जाती है। जैसे कि जब एनएलपी सेल्स पर्सन्स को सिखाई जाती है तो उसमें यही सिखाया जाता है कि अपने कस्टमर को बाइंग स्टेट में लेके आइए, उस स्टेट में लेके आइए कि वो गाड़ी या जो भी सामान बेचने की कोशिश कर रहे हैं आप, वो खरीद ले। सो स्टेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपना एक पर्सनल लाइफ एग्जाम्पल और दूंगी, दो, एक खराब एक अच्छे, और फिर आप उससे अच्छे से चीज़ें समझ पाएंगे। तो अब हमें स्टेट तो समझ में आ गया कि भैया एक फीलिंग होती है, आप कुछ भी चाहिए, आप मान लो सोच रहे हो मेरे पास ये वाली ना कार आ जाए, फिर वो एक स्टेट ही आप जो है लेने की सोच रहे हो, फिर उसमें बैठ के कैसा फील करोगे। ऐसा तो है नहीं कि गाड़ी से कुछ फील हो रहा है, आप बैठोगे फिर कुछ फील करोगे। देखो फीलिंग आपके अंदर ही होगी, वो बाहर नहीं हो सकती कहीं।
इमोशन जो भी फील करोगे वो आपके अंदर ही होगा, तो आपकी स्टेट चेंज होगी। हो सकता है वो गाड़ी किसी और को ना पसंद हो तो उसकी स्टेट ना बदले, लेकिन आपको पसंद है तो आपकी स्टेट बदल सकती है। स्टेट समझ आ गया आपको। अब व्हाट क्रिएट स्टेट्स, अब हमारी जो ये अवस्था है ये बनती कैसे, या हम किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में आते कैसे हैं, क्योंकि अगर हमें ये पता चलेगा तो हम अपनी स्टेट चेंज करके डिज़ायरेबल रिजल्ट्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। मैंने ये वर्ड सीधे सीधे अनलिमिटेड पावर से ही लिए हैं, एग्जैक्टली वहीं से लिया है। तो पहली बात जो है वो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन और यूज़ ऑफ फिजियोलॉजी। अब इंटरनल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो आप दुनिया को कैसे परसीव करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप दो लोग हैं, दो डिफरेंट लोग, एक सेम एग्ज़ाम में दोनों लोग फेल होते हैं, लेकिन जो फेल होने के बाद रिएक्शन होता है वो दोनों का कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि वो दोनों लोग, एक इंसान उसको फेलियर के नज़रिए से देखता है, एक देखता है कि उसका रिजल्ट ख़राब है। स्कोर तो रिजल्ट्स ही होते हैं। ये बात टोनी रॉबिन्स ने अपनी बुक में कई बार कही है कि जो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच में डिफरेंस है वो यही है कि कुछ लोग अपना जो आउटपुट होता है या जो आउटकम होता है उनके किसी भी एक्ट का, उसको वो सक्सेस या फेलियर में कंपेयर करते हैं, बट देयर आर पीपल वो सिर्फ रिजल्ट की तरह देखते हैं। अच्छा, ये रिजल्ट था, मुझे ये रिजल्ट चाहिए था, ये नहीं मिला, दैट डजंट मीन आई फेल्ड, बस मेरा मनचाहा रिजल्ट नहीं आया। तो कुछ भी स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे, एफर्ट बढ़ाएंगे या फिर वो चीज़ ही बदल देंगे अपने से एनालाइज करके कि गलती कहाँ हुई थी। होप आप समझ गए। तो जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होती है ये डिफरेंट तरीके की हो सकती है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैं मम्मी के लिए अपनी साड़ी लेने गई थी, तो वो जो दुकान वाले अंकल जी थे उन्होंने मेरे को ना एक साड़ी दिखाई। सिंस वो कलर मुझे पसंद नहीं है, एकदम चटक जो है येलो पीला पीला चमकीला दिख रहा था, तो मैंने कहा अरे अंकल जी कौन खरीदता है ये। तो अंकल जी ने कहा बिटिया खरीदते नहीं लोग तो हम बेचते कैसे हैं। पसंद बहुत पर्सनल चीज़ है, मैं उनके टोन में आपको बता रही हूँ। उस दिन मुझे ना एक बात समझ में आई कि यार वाकई में जो चॉइस है, जो आपकी पसंद करने की जो आपकी अपनी क्षमता है, एबिलिटी है, या बेसिक जो चॉइसेस होती हैं, कहते हैं ना कि पसंद का कोई लॉजिक थोड़ी होता है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ भी पसंद हो सकता है। ये सब्जेक्टिविटी में भी हम आगे पढ़ेंगे, बट इंटरनल रिप्रेजेंटेशन इसी बात से जो है क्लियर होता है कि किसी भी इवेंट को आप कैसे देखते हो। बहुत बार ज़िंदगी में जब लोगों के थोड़ा सा डाउनफॉल आता है, कुछ लोग घबरा जाते हैं और कुछ लोग उसको एज अ चैलेंज लेके अपने कंधे पीछे एकदम स्ट्रांग होके उसको फेस करने लगते हैं। सो हाउ यू परसीव अ सिचुएशन, ये बहुत इससे आपका स्टेट तय होगा। अगर आप किसी को देख के डर गए तो आपकी स्टेट चेंज हो जाएगी, फियरफुल स्टेट में आ जाएंगे आप। ओ माय गॉड अब क्या होगा, ओ माय गॉड पक्का कुछ गलती ना हो जाए, फिर हम गलतियाँ करते हैं। हाँ ठीक है ना, देखेंगे जो होगा, मेरी तैयारी पूरी है, आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट। इन दोनों रिस्पॉन्स में, स्टेट में कितना डिफरेंस है सोचिए, और रिजल्ट्स में भी डिफरेंस होगा। यूज़ ऑफ फिजियोलॉजी, हम कितना भी कहें ना बट कि नहीं ब्रेन बहुत ज़्यादा एम्पावरिंग है या फिर बॉडी बहुत एम्पावरिंग है, एक्चुअली ये दोनों जब मिलके काम करते हैं, सिनर्जी में काम करते हैं, तभी बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर पाते हैं। और हमेशा वही काम जो है बॉडी करेगी अगर जिसमें दोनों अग्री कर रहे हैं। आपकी फिजियोलॉजी, जैसे आप ना एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। कभी कभी जब मेरा मन नहीं करता ना वो मेडिटेट करने का, आई डांस। आप में से प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अभी उठ के आप डांस भी कर सकते हो, कि डांस करते हुए आप दुखी रह सकते हैं या कुछ सोच सकते हैं, ओह माय गॉड ज़िंदगी कितनी ख़राब है। आप ऐसे 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 करते हुए कर सकते हो, नहीं कर सकता बंदा। तो आपकी फिजियोलॉजी भी आपकी साइकोलॉजी को बहुत इम्पैक्ट करती है, बहुत ज़्यादा। आप एकदम ऐसे विक्ट्री पोज में ऐसे खड़े हो जाओ, आप अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, नहीं हो रहा, ऐसे करोगे, लेकिन आप इसमें रह के 2-3 मिनट तक आप बुरा नहीं फील कर सकते, नहीं कर पाएंगे। आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। जैसे 1-2 क्लाइंट्स हैं जिनको मैं ये प्रैक्टिस कराती हूँ। तो यूज़ ऑफ फिजियोलॉजी मतलब, और हाँ जैसे ही कुछ सिचुएशन आती है और हमें डर लगता है तो तुरंत से हमारा ना पोस्चर बदल जाता है, हमारे जेस्चर्स चेंज हो जाते हैं।
सर खुजा रहे हैं, हाथ मल रहे हैं, या फिर थोड़े से लाउंज हो गए हैं, या फिर ऐसे हो गए हैं। वी आर नॉट लाइक दिस। ओके, लेट्स फेस द चैलेंज। तो आपकी फिजियोलॉजी। अब मैं इंटरनल रिप्रेजेंटेशन पे आपको एक एग्जांपल देती हूँ ना। थोड़ी पहले की बात है। मेरा एक एग्ज़ाम था, बीएड करने के बाद मैं यूपी टेट का एग्ज़ाम दे रही थी, और दोनों शिफ्ट में एग्ज़ाम था। वो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए दो में होता है, 2 लेवल्स के लिए होता है वो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है। तो क्या हुआ कि मैं पहले गई, और मैं इतना मुझे ना 5 मिनट लेट हो गया पहुंचने में। और लेट होना, उसको मैंने कैसे इंटरनल रिप्रेजेंटेशन मेरा हुआ उसका, कैसे मैंने उसको परसीव किया कि लेट हो गए मतलब गड़बड़ कर दी। उसकी वजह से मैं बहुत घबरा गई, मैं बहुत डर गई, और विजन ब्लर होने लग गया मेरा। मैं बहुत परेशान हो गई। फिर पेपर मिला, जल्दी से लिखना स्टार्ट किया, और लिखने के बाद मतलब, और मेरा हिंदी फोटे है तो मैं उसमें हिंदी चूज़ करती हूँ। हिंदी और संस्कृत में आप कोई भी भाषा एक चूज़ कर सकते हैं। जैसे हिंदी और इंग्लिश होता है, संस्कृत और इंग्लिश होता है, 2 सेक्शंस मिलते हैं। जिन्होंने दिया होगा कभी उनको मालूम होगा। और हिंदी के सेक्शन में संस्कृत के भी क्वेश्चन आते हैं, और आपकी जो आंसर शीट है उसमें आप वो कौन सा आपने चूज़ किया है उसमें वो आप राउंड कर देते हो ब्लैक। मैं इतना मतलब आउट ऑफ कंसंट्रेशन थी कि मैंने आंसर में तो अपने वो हिंदी वाला कॉलम जो मैंने चूज़ किया वही भरा, लेकिन जो मैं आंसर कर रही थी वो मैं संस्कृत के सेक्शन का आंसर कर रही थी। मैंने 15 क्वेश्चन कर लिए, 16th में कर रही थी, आधा मैंने उसको भी फिल कर दिया था उसका राउंड। देन आई रियलाइज्ड कि ये सेक्शन तो हिंदी का नहीं संस्कृत का है। 15 क्वेश्चंस, एकदम से दिमाग सन्न हो गया मेरा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा कि ठीक है, इसको फिक्स तो नहीं कर सकते क्योंकि टाइम भागा जा रहा है। और फिर मैंने वापस से जाके हिंदी वाला सेक्शन खोला, और 15 तक तो मैं भर ही चुकी थी, मैं उसको चेंज नहीं कर सकती थी, पेन से भरा हुआ था। और फिर वापस उसको भर दिया। जब तो मैं आगे भरने लग गई, मुझे इतनी घबराहट मची थी। फिर एकदम से ना क्या हुआ, तुरंत मैंने अपना पेन रखा और ऐसे, और फिर मैंने एक लंबी सी सांस ली, और मैंने कहा देखो जो भी हुआ है ना मैं चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी आंखों में आंसू थे, मैं इतना डर गई थी। और देखेंगे यार जो होगा, लेकिन अगर अब मैं डरी रहूँगी तो मैं और भी गलती करूँगी, इसलिए भाड़ में जाए। ऐसे ही मैंने, ये इंटरनल वॉइस थी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम सब ना एक डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट टोन ऑफ वॉइस में अपने आप से बात करते हैं। हमारी जो इंटरनल, हमारा जो डायलॉग होता है उसका टोन चेंज हो जाता है, उसकी रिदम चेंज होती है। बेकार ही है ज़िंदगी, कभी कभी ऐसी भी आवाज़ आती है। बट एकदम से मैंने किया, मैंने पानी मांगा, पानी पिया, और फिर मैंने आगे भरना स्टार्ट किया। वो एग्ज़ाम जो है उस पर 90 मार्क्स आपको ले आने होते हैं 150 में से, और उस 15 में से मेरे 6 क्वेश्चन जो थे वो मैच कर रहे थे हिंदी वाले जवाब से भी, बाकी गलत हो गए। लेकिन मैं एग्ज़ाम पास हो गई, और मैं आई गॉट 103, तो 90 चाहिए थे, मुझे 103 मिले। अगर मैं उस दिन और भी डरती ना तो चीज़ें ख़राब हो जाती। मैंने अपनी स्टेट बदली, और उसकी वजह से मेरा रिज़ल्ट बदल गया। और मैंने जाके घर पे चेक किया तो जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे नहीं आ रहे थे और मैंने तुक्के लगा के अटेम्प्ट किए थे, वो एक्चुअली सही निकले। तो मैं लॉजिक सही लगा रही थी। यूज़ ऑफ फिजियोलॉजी जो मैंने बताया कि कभी कभी आप ना तकलीफ़ में हैं। बहुत बार देखेंगे, जैसे डिप्रेशन के केस में सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि लोग ना एक ही जगह बैठे रहते हैं, ना तो बाहर जाते हैं, ना तो कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। उनकी फिजियोलॉजी भी ना अब उनकी साइकोलॉजी को रिस्पॉन्स करने लगती है, और दोनों एक ही सिंक में आ जाते हैं कि हाँ ठीक है ना, दुनिया ख़राब है, ज़िंदगी ख़राब है, फ्यूचर ख़राब है, सब ख़राब है, चलो बैठे रहते हैं, सड़ते हैं। दैट इज़ वाई फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने ये समझ लिया कि किसी भी इवेंट का, जो भी सामने घटना घटी, उसका आपने उसको कैसे आपने इंटरनलाइज किया कि वो अच्छी थी। किसी घटना को आप कैसे देखते हैं, यही फ़र्क डालता है इंसानों में, कि कोई उसको चैलेंज समझता है, कोई उसको फेलियर समझता है। दिस इज़ हाउ वी इंटरप्रेट इवेंट्स विद इन आवर सेल्स। अब अगर आपको अपनी स्टेट चेंज करनी है, मान लीजिए आप स्टेज पे गए और आप मेरी तरह उसी सिचुएशन में हो और आप डरे हुए हो, सॉरी टू इंटरप्ट, बट अगर आप में से किसी को लगता है
मैट एब्राहम की क्लास मैंने देखी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैं वही यूज़ करती हूँ जब भी स्पीच की बात आती है। तो अगर आप में से किसी को भी चाहिए कि पब्लिक स्पीकिंग में कैसे बातें याद रखें, ऑडियंस को याद रखाएं और डरे नहीं, इस पे अगर कोई एक वीडियो करना है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो सॉरी, रुकने के लिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको मान लीजिए वही कि आप स्टेज पे हैं या आप अपना कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, आपका कोई वाइवा है, आपका कोई एग्ज़ाम है, आपका कोई जॉब इंटरव्यू है, आप अपनी स्टेट कैसे मेंटेन करें, आप उस स्टेट में कैसे आए जिसमें आप आना चाहते हैं। चेंज देम टू चेंज द स्टेट, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन और यूज ऑफ फिजियोलॉजी। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि आप किसी भी इवेंट को कैसे इंटरनल रिप्रेजेंटेशन का कैसे करते हैं। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ, एक कहानी है, एक इवेंट, मतलब एक लेडी है वो शेयर करती हैं, उनकी बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट डील थी, उनके ऑफिस में एक बहुत बड़ा क्लाइंट उन्हें मिला था और उस दिन उनके बच्चे ने, वो तैयार हो चुकी थी, उनके वाइट शर्ट पे फॉर्मल शर्ट थी, कॉफ़ी गिरा दी जल्दीबाजी में। फिर वो एकदम गुस्सा हो गई, उन्हें क्लीन करना पड़ा, फिर उन्होंने कपड़े बदले और इस चक्कर में वो नहीं पहुंच पाई और जब उन्होंने रास्ते में अपनी घड़ी देखी तो वो लेट हो गई। वो इतना गुस्सा थी, बट बाद में अपने इंटरव्यू में बताती हैं कि लेटर आई रियलाइज कि उस दिन मैंने वो क्लाइंट खोया या जो भी खोया, मैंने अपनी जान बचा ली। अगर वो उस दिन टाइम पे पहुंचती वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे तो वो मर जाती, वो जिंदा ही नहीं बचती। एक दूसरा शख्स बताता है वो ट्रैफिक बहुत एंजॉय करता है, वो उस दिन ट्रैफिक में था और पूरा दिन, मतलब जितने टाइम था, वो ट्रैफिक को गालियाँ दे रहा था। तो अब अगर आप ये कहेंगे कि अरे नहीं मैं तो फेल हो गया, अब इसको कैसे अच्छे से परसीव करूँ। देखिए बहुत बार ना, जैसे को जा रहे हैं लोग, ठेस लग गई तो कहते हैं यार चोट क्यों लग गई, क्या पता आप थोड़ी देर बाद जाते सीधा आपका बैलेंस जाता, मुंह के बल गिर जाते, नाक साक टूट जाती, आपकी छोटी उंगली टूट के आपकी बच गई। उनके सामने एक बड़ा इवेंट था, इसलिए उन्हें पता लग गया कि हाँ ये बुरा नहीं था, वहाँ तो जाके मैं मर सकता था। हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हो गया, आपको नहीं आइडिया कि क्या ज़्यादा बुरा होने से आप बच गए। तो इसलिए ना जब भी आपको ख्याल आए, देखिए ये चॉइस की बात है कि आपके सामने जो है कोई घटिया सा बिस्किट रखा है या और साइड में आपकी फेवरेट स्वीट रखी हुई है, ये आप चूज़ कर सकते हो ना कि आपको क्या लेना है। ऐसे ही कोई इवेंट होता है, अब आप ये सोचो कि देखो मेरी उंगली में चोट लग गई, ज़िंदगी ख़राब है, मेरे साथ ही ख़राब होता है, टेबल किसने रखी, ब्लेम करने के लिए लोगों को ढूंढ रहे हो, फिर खुद को ब्लेम कर रहे हो। इट्स बेटर कि ओ माय गॉड यार क्या पता सामने ही गिर जाते। ये छोटी सी जो जो छोटा सा चेंज आप अपनी थिंकिंग में करते हैं ना, वो पूरा आपका पर्सपेक्टिव बदल देता है और आप क्या फील करने वाले थे वो चेंज हो जाता है। क्या पता आप चिल्लाते, फिर घर में जिसने वो टेबल रखी थी उसके साथ झगड़ा होता और फिर चीज़ें बड़ी हो जाती। सो इट्स बेटर कि दुनिया को एक डिफरेंट नज़रिए से देख सकते हैं। ये इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, यही आपका नज़रिया होता है कि आप चीज़ों को, इवेंट्स को, लोगों को कैसे देखते हैं। और दूसरा, आप अपनी फिजियोलॉजी बदल सकते हैं, जैसे आप डिफरेंट पोजेस ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसे लोग हैं, आप किसी को जानते हो, आप देख रहे हो, जो बहुत दुखी रहते हैं, घर में रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा कन्विंस करिए कि वो बाहर जाएं, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, वो उनकी साइकोलॉजी को चेंज करने में बहुत हेल्प करेगा। तो होप्सो कि आप स्टेट समझ गए। अब इस स्टेट को आप इन दोनों को, अपनी फिजियोलॉजी और इंटरनल फिजियोलॉजी तो हम सबको पता है कि थोड़ा डांस करके हम अपना मूड चेंज कर सकते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करके कुछ डिफरेंट, जैसे ये विक्ट्री पोज है, ये करके आप चेंज कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन आप रीफ्रेमिंग से ठीक कर सकते हो। ये हम जब रीफ्रेमिंग टेक्निक पढ़ेंगे तो हम उसमें ज़रूर स्टडी करेंगे। उम्मीद है कि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ और आपको चीज़ें समझ में आए, और आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मैं किस चीज़ में सुधार कर सकती हूँ, क्योंकि मैं ज़िंदगी भर सीखती आई हूँ। मुझे कभी भी आज तक, मैंने ज़िंदगी में, पता है बेस्ट बात, मैं जिनसे भी मिलती हूँ थोड़ी सी अपनी तारीफ कर लेती हूँ। कुछ लोगों से मिली और ये बात मुझे लोगों ने ही बताई। किसी दिन मैं ये अपने बारे में एक सेशन रखूँगी और आपको अपने एक्सपीरियंसेस बताऊँगी। ट्रस्ट में आप लोग बहुत सीखोगे उससे। बड़ी मिली जुली ज़िंदगी रही है। तो उन लोगों ने मेरे बारे में एक चीज़ उन्हें बड़ी पसंद आई कि तुम शर्माती नहीं हो यार, कुछ आता नहीं तुम पूछ लेती हो। तो मैं हमेशा पूछ लेती हूँ। हम लोग पैदा नहीं हुए हैं सारा ज़िंदगी का खोपड़ी लेके, बचपन से सीख ही रहे हैं। हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे चाकू होता है, जैसे फ़ोन होता है,
उसको यूज़ कैसे करना है ये क्या पता किसी और को बेटर पता हो तो आप पूछ लो ना। जो नहीं आए बेधड़क पूछो, इससे आपका ज्ञान ही बढ़ेगा। कभी भी टेंशन नहीं लो ज़िंदगी में, शर्म नहीं करो। ईगो है जो रोकता है आपको। सॉरी, थोड़ा और इंक्रीज़ करने के लिए। और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक करिएगा। और आपको लगता है कि आप किसी को जानते हो जिसकी ज़िंदगी में थोड़े बदलाव की ज़रूरत है, उसको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है, उनको ज़रूर सजेस्ट करें इसको। और आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और आप लोग बहुत इंटेलिजेंट और वाइज हैं। आई नो दैट। थैंक यू।